हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाले हैं, जो कि रिलेटिविटी चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। अगर उस वीडियो को आपने वॉच नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस वीडियो को पहले देख कर आएँ, फिर इस वीडियो को देखें, अन्यथा ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप बीएससी करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड और ग्रेजुएशन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाउ अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जनरली ये रिलेशन होता है दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में। मान लीजिए कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस और एक एस डैश। जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनके बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है कि क्या इनके बीच में रिलेशन होगा, कैसे दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसमें हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का सहायता लेते हैं। तो जनरली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यही है जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपस में जोड़ता है या फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं, इसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होती है, इसी चीज़ को डिफाइन करती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे हमने वही लिखा भी है फ्रेंड्स, सिंपली दिस ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिलेशन बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, जो कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रही होंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता ही क्या है। तो आप पहली वाले वीडियो को ज़रूर देख लें अगर नहीं देखा है तो। फिर है फ्रेंड्स, लेट अस कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। नाउ कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस और एक एस डैश है। द एस डैश मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे डायग्राम है फ्रेंड्स, ये है एस और ये है एस डैश। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एस है और ये एस डैश है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, द एस डैश जो हमारा एस डैश वाला है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर कुछ जेड एक्सिस है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। और हमने कल बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही होती है तो कोई एक फिक्स्ड प्लेस से उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वी है। हो सकता है कोई कार है मूव कर रही होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसी की डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में v माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर हम v सिंपली मान लेते हैं वेलोसिटी उसकी है। देयर आर टू ऑब्जर्वर o एंड o डैश एट ओरिजिन्स ऑफ s एंड s रिस्पेक्टिवली। दो हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं, कोई दो ऑब्जर्व करने वाला, या तो कोई सेंसर है वैसा या फिर कोई इंसान है, कुछ भी जो डिटेक्ट कर सकता है मोशंस को। तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, ओ पर है और एक ओ डैश पे है। नाउ अब हम इसको समझते हैं। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P। हम पॉइंट P को कंसिडर करते हैं स्पेस, किसी मतलब स्पेस यानी कहीं पर पॉइंट, इसके सराउंडिंग में कहीं एक P पॉइंट को कंसिडर करते हैं। वेयर एन इवेंट इज हैपेंड, जहाँ पे कोई एक इवेंट हो रहा है। इवेंट हो रहा है मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है या फिर स्टैटिक पोजीशन है, मतलब कुछ भी ऐसी घटना हो रही है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश एंड टी डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस एंड एस डैश रिस्पेक्टिवली। पी का जो पोजीशन वेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका पोजीशन वेक्टर ही कह सकते हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कह सकते हैं कि जो इसका है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस, अगर इस ओ से और इस पी का डिस्टेंस मेज़र करें एक्स एक्सिस में तो वो एक्स है, वाई एक्सिस में वाई है, जेड एक्सिस में जेड है, और टाइम टी पर वो जो एक्शन है वो हैपेंड हो रहा है या फिर इवेंट जो है वो हैपेंड हो रहा है।
और इसी तरीके से ओ डैश के रिस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन वेक्टर है एस डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश, आप समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस से इसकी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पी की दूरी एक्स डैश है, वाई से वाई डैश है और जेड से जेड डैश है, और टाइम टी डैश पे ये इवेंट हो रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर जो हमने लिखा है इसका आप नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से उसे ज्वाइन करके आप इस वीडियो सहित और जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सारे वीडियोस का आप नोट्स एक ही जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या फिर ऐसी बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप इस डायग्राम से समझ लीजिए कि अगर हमें ओपी निकालना होगा डिस्टेंस, तो हम ओ डैश और प्लस ओ डैश और पी करके निकाल सकते हैं। यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ओ पी के बराबर होगी। ये आई होप आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने में ऐसा लग सकता है कि हम ऐसे कर रहे हैं लेकिन हमको तो ये निकालना है, लेकिन आप ये बात को समझिए कि हमारे पास तो इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस से अगर हम एक्स से इसकी दूरी निकालें तो वो हम इसके रिस्पेक्ट में ऐसे है और इसके रिस्पेक्ट में ऐसे है, तो यानी दोनों एक्स को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, और ऐसे ही वाई जेड सिमिलरली हो जाएगा। तो आप ऐसा ना समझें कि ये डिस्टेंस तो हम ओ डैश कर रहे हैं या फिर ओ डैश पी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही होता है, सम कर देने पे हमें मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि ओ पी इज इक्वल टू क्या हो सकता है कि ओ डैश प्लस ओ डैश पी हो सकता है, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो ओ पी यानी ओ पी को क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो ओ पर ऑब्जर्वर था वहाँ से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या थी? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स थी, और हमने वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं रहे मेजर, हम सिर्फ एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग में तो उसको पोजीशन किए हैं, या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूवमेंट भी हो रही है उसकी, तो हमारा ओ पी के डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सेकेंड वाली एस डैश वाली जो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में ही मूव कर रही है, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में दोनों सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस किधर होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। तो हमारा ओ और पी किसके बराबर हो सकता है? एक्स के बराबर हो सकता है, इज इक्वल टू ओ एंड ओ डैश प्लस ओ डैश पी है। और फ्रेंड्स, ओ और ओ डैश को हम लिख सकते हैं वी और टी, क्योंकि जब टाइम ज़ीरो था तो दोनों एक ही, मतलब दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक ही पर पैरेलली अलाइन थे, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कि एक ही पर लाई कर रहे थे, एक ही पॉइंट पे। लेकिन जो दूसरा वाला है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? v इंटू टी कर लेगा, इससे v इंटू टी दूर हो जाएगा तो उसकी दूरी v इंटू टी हो जाएगी। और ओ डैश पी की डिस्टेंस हमने पता है कि जो एस डैश वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से उस पॉइंट पी की दूरी है वो एक्स डैश है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स डैश, यानी एक्स डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वी इंटू टी, क्या लिख सकते हैं? x माइनस वी इंटू टी, ये वाला इधर चला जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1। और देखिए, एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी मोशन नहीं हो रही, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रही है। एंड टाइम इज एब्सोल्यूट वैल्यू, और टाइम क्या होता है? टाइम एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। वाई डैश के अलॉन्ग मोशन हो ही नहीं रहा है, जेड डैश के अलॉन्ग हो ही नहीं रहा है, और टाइम एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो ये तीनों आपस में क्या है? सेम है। और ये क्या हमारे पास एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वी इंटू टी, ये एक इक्वेशन है। और इस चारों इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दीज आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ पे गैलीलियन होगा, जो छूट गया है आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अगर आपको समझ में आया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।